हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा ये जो सीरीज चल रही है साइंस के 500 एमसीक्यूज़ की। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं करी है, यानी कि आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, तो जाकर देखिए पिछली क्लासेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम को ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लासेस हैं वो आपके आने वाला एग्जाम जैसे कि वनरक्षक, सीईटी लेवल 1, लेवल 2, रीट, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैम जो रीट का लेवल है वो 10+1+2 यानी कि 9-10 का रहेगा या उससे अपग्रेड होगा। मे बी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो हम आपके जो भी टॉपिक्स हैं +1 +2 को साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि कोई भी कुछ भी छूटे नहीं। क्लियर? चलिए, तो इसी वजह से आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आगे हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले छोटा सा मोटिवेशनल कोट, डोंट थिंक जस्ट डू इट। यानी कि आपको ना ज़्यादा सोचना नहीं है, बस कर दो। अब जैसे कि हमारा आगे जैसे कि एग्ज़ाम है सीईटी का लेवल 1, लेवल 2 और अभी रीट का भी है। और बहुत सारे बच्चों के मन में है ना, एक तो बच्चे पता नहीं क्यों रूमर्स या इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पेपर कब होगा, फरवरी में होगा कि नहीं होगा। क्यों ऐसा देख ही क्यों रहे हो? आप लोगों का एग्ज़ाम आपको पता है ना, आ जाएगा नोटिफिकेशन जब भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आप यही मान कर चलो ना कि आपका फरवरी में है। एटलीस्ट आप तो अपनी तरफ से रेडी रहो ना। बहुत बार होता है कि जो रूमर्स हैं वो आपको अपने गोल से भटका देंगे और फिर बैठे रहना, फिर कुछ नहीं हाथ लगेगा, टाइम बहुत कम रहेगा और फिर लोग उसके लिए अनशन करेंगे कि आगे मतलब कि जो एग्ज़ाम है वो आगे करो आगे करो। तो ये सारी चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हैं। सो प्लीज़ आप लोग जो भी सीरियस हैं आप उसको सही से अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करें। जब भी नोटिफिकेशन या जो भी डेट है वो आपको पता चल जाएगा, चल गई होगी। सो मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं उसके ऊपर। प्लीज़ आप लोग ना अपना इसके पीछे टाइम नहीं वेस्ट करो। और जो आपको करना है ना, जो आपने ठाना हुआ है, या छोटा सा हम एग्जांपल लें कि मान लीजिएगा कि आपको अपना कुछ सिलेबस है जो फिल करना है आगे आने वाले 5-6 दिनों में। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि बस मैं आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, नहीं, बस कर लेना है। ठीक है, हम कल 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 करते हैं ना, वो कल कभी नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से बर्डन कम हो जाए ना, बोझ कम हो, तो आपका जो काम है ना वो उसी दिन ही निपटा लो। अगर आप अपने काम को जो जिस दिन करना है उसी दिन ही निपटा लोगे ना, तो आपके ऊपर ये कभी टेंशन, कभी बर्डन आएगा ही नहीं। सोच के देखना इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन और 361 को। एक प्रकाश तरंग एक समतल सतह पर x वेग के साथ आपतित होती है, प्रावर्तन के बाद वेग हो जाता है। तो प्रकाश के ना कुछ फिनोमिना है, जैसे कि प्रावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस है, विवर्तन है, डिस्पर्जन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रकाश की परिघटनाएं हैं। तो हम यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रावर्तन के बारे में, तो जान लेते हैं कि प्रावर्तन क्या होता है। प्रावर्तन का मतलब होता है कि जब भी प्रकाश किसी भी माध्यम में जब यूँ आती है, मतलब जब भी टकराती है, तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ पर उसने मीडियम चेंज नहीं किया है, यहाँ पर उसने मीडियम चेंज नहीं किया है। अगर उसने मीडियम चेंज नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर प्रकाश का वेग भी नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रकाश का जो वेग है, लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो हमेशा मीडियम के साथ चेंज होती है। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रकाश की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होती है। आई थिंक आप में से बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते होंगे। तो अगर आप सीक्वेंस बता दीजिएगा कि सॉलिड में होती है, मतलब एक सीक्वेंस होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस तरीके से आपको बताना है प्रकाश की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो यहाँ पर कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता है जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, प्रावर्तन की बात करते हैं। अगर यहाँ पर प्रकाश का जो वेग है वो कितना है, x है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद भी उसका जो वेलोसिटी है वो कितना रहेगा, x रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रावर्तन के बाद वेग हो जाता है, पहले था x तो बाद में भी कितना रहेगा, x ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही से मैच कौन सा नहीं कर रहा है। ऑप्शंस आपके पास है कार्य जूल, द्रव्यमान किलोग्राम, बल न्यूटन, दाब या डाइन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एसआई यूनिट, ये हमारी कुछ एसआई और सीजेस ये आपके मात्रक होते हैं, आपको बताना है कि किसमें किसका कैसा यूनिट या मात्रक है। क्लियर? तो मेजरिंग जस्ट मेजरिंग के लिए है। तो आपको यह ध्यान रखना है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो कार्य का जूल है, नो डाउट करेक्ट है। द्रव्यमान का किलोग्राम सही, बल का न्यूटन सही, दाब का रहेगा पास्कल, दाब का क्या रहेगा पास्कल। इसी वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन आपका यहाँ गलत था और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, निक्टोफोबिया किसका डर है। जैसे कि हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना ना, ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं। एंथोफोबिया, फूलों से डर लगना, इस प्रकार से बहुत सारे फोबिया हैं। परंतु आपसे पूछा गया है कि निक्टोफोबिया किसका डर होता है। तो ध्यान रखिएगा, डार्कनेस यानी कि अंधेरा। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है, अंधेरे में जाने से डरता है, तो उसे क्या है, निक्टोफोबिया है। अब निक्टो से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, नाइट। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, एन से निक्टोफोबिया और एन से क्या होगा, नाइट। और नाइट क्या होती है, रात। रात में क्या होता है, अंधेरा। अंधेरा कायम रहे नहीं, है ना। चलो, तो राइट आंसर इसका रहेगा बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। एनीमोमीटर, वायु की चाल, गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की दिशा, पायरोमीटर, उच्च ताप या टेकोमीटर, दबांतर। जस्ट अ मिनट। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, हम लोगों ने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो एनीमोमीटर होता है वो विंड की स्पीड को बताता है, बिल्कुल सही है। गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर? पायरोमीटर जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे कि थर्मामीटर जो होता है वो तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए होता है, परंतु अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो पायरोमीटर। आई थिंक ये प्रश्न आपके वनरक्षक या वनपाल में से किसी में पूछा गया था, मिलान वाले में कुछ इसी टाइप का था। और टेकोमीटर जो है ना, ये शाफ्ट की स्पीड, जैसे कि आपके टरबाइंस वगैरह होते हैं उसमें जो शाफ्ट या डिस्क की जो स्पीड होती है उसको मेजर करता है टेकोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, आपका 4th नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जीवाणु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी संख्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जिससे क्या मिलती है, ढेर सारी एनर्जी। क्या मिलती है, ढेर सारी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसी वजह से जहाँ पर एनर्जी क्रिएट होगी या जहाँ पर एनर्जी मिल रही है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस कहते हैं। और हमारी जो कोशिका है उसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे ही हम पावर हाउस कहते हैं या कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब पूछा गया है जीवाणु। अब यहाँ से ना मैंने आपको सेल वाला टॉपिक करवाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट में मैं पिन कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने किया है। हमारे पास ना 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, पहले की कोशिकाएं, पहले की, यानी कि ये जो है वो अच्छे से विकसित नहीं होती हैं, यानी कि इनके अंदर जैसे कि नाभिक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्जिकाए, जैसे कि लाइसोसोम, ये सब अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स होंगे उनके ऊपर अच्छे से कवरिंग नहीं होगी, झिल्लियाँ नहीं होंगी, अच्छे से विकसित नहीं होंगे, उसे आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और दूसरी है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में ये एक जो कोशिका है वो पूरा अच्छे से विकसित होती है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिकाए और तारकाए, बहुत सारे जो ऑर्गन हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक पहले की हैं, जैसे कि पहले की आदिम जनजाति आदिवासी होते थे वो अच्छे से विकसित नहीं थे ना, मतलब कि अच्छे से रहन सहन आज के जैसा नहीं था। तो उसी तरीके से आपको ये माइंड में रखना है। और ध्यान रखिएगा जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में आता है। जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक में आता है। और ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में आने की वजह से उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका रहेगा 0। क्लियर? तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि जीवाणु या बैक्टीरिया जो है ये होता है क्या? प्रोकैरियोटिक। क्लियर? जिसके अंदर नाभिक, दूसरे अनदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अच्छे से विकसित नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, रजत कोना हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ अपनी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की सिफारिश करेंगे? उसकी दृष्टि को, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा लेंस हम इस्तेमाल करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है लगभग 2 या 3 प्रकार की डिजीज होती हैं। एक हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि उस पर्सन को क्या है? दूर दृष्टि दोष। क्या है? दूर दृष्टि दोष। क्या मतलब है इसका? दूर का दिखाई नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, इसमें दूर का क्लियर दिखाई देगा, दूर का दिखाई देता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि नजदीक का, निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, नहीं, क्लियर दिखाई नहीं देगा, ब्लर सा दिखेगा, उसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि जिसको निकट की वस्तु सही से दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं मायोपिया। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हमारी आई के अंदर ये होता है लेंस, और इस लेंस का नाम है उत्तल। इस लेंस का नाम क्या है? उत्तल, जिसे आप कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब यहाँ पर नॉर्मल विजन में अगर आपकी नॉर्मल आई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर इमेज बनता है जिसका नाम क्या है? रेटिना है। रेटिना पर इमेज बनता है, परंतु क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो वहाँ पर जो इमेज है वो रेटिना से दूर बनेगा, रेटिना से दूर बनेगा। इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं दूरदृष्टि दोष। इसी वजह से इसका नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है इसमें, बल्कि दूर की वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि इमेज कहां पर बन रहा है? रेटिना से दूर बन रहा है। तो फिर हमें क्या करना होगा? यानी कि यहां पर ये जो है लाइट को अच्छे से कन्वर्स नहीं कर पा रहा है, तो हम यहां पे ना एक और उत्तल लेंस लगा देंगे, जिसकी वजह से जो इमेज है वो पूरा प्रॉपर रेटिना पर बनेगा। क्लियर? अब इसको मैंने ना इसको मैंने याद करने की टेक्निक भी बताई थी। आपको 2 भाई याद रखने हैं, अनिल और कौन सा? उदय। ठीक है, एक आपको याद रखना है अनिल और दूसरा आपको याद रखना है उदय। क्लियर? उदय से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष है, और दूरदृष्टि में आपको याद रखना है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल यानी कि क्या होगा? उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अनिल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर अ से याद कर लीजिएगा, अवतल लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अनिल और उदय यानी कि कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव लेंस। डन? आई होप आप इसको समझ गए हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो रहेगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा रहेगा? डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, मानव शरीर का द्रव्यमान होता है, द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिकतम। आपसे पूछा गया है द्रव्यमान। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? मास बराबर तो नॉर्मल क्या होता है? m। और अगर मैं यहाँ पर बात करती वेट, वेट यानी कि भार, तो इसका मतलब होता है m जी। जी क्या है? ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय
त्वरण। ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान बदलता रहता है, ध्रुवों पे अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर 0 होगा, इस प्रकार से ग्रेविटी चेंज होती रहती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये बदलता रहेगा तो भार भी बदलेगा, बदलेगा ना, भार भी बदलेगा। परंतु आपसे पूछा गया है मानव शरीर का द्रव्यमान m आपका नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ m ही है, उसमें ग्रेविटी की वजह से फ्लक्चुएट हो रहा था, चेंजेस आ रहे हैं, बट मास में तो खाली m, इसी वजह से ये सब जगह पर समान रहेगा, सब जगह पर समान रहेगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन का नाभिक? देखिएगा, हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर द्रव्यमान की जो बात करते हैं, मास की बात करते हैं, तो इसका होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। क्लियर? जब हम इसकी बात करते हैं 1.67 गुना 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और इतना ही होता है न्यूट्रॉन का, जस्ट माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, न्यूट्रॉन का इससे थोड़ा सा अधिक होता है, थोड़ा अधिक होता है। क्लियर? अब यहाँ पर ये तो होगा नहीं, अब क्या दिया गया है? हाइड्रोजन का नाभिक, हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन का नाभिक। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा, ये जो है ये क्या दर्शाता है? प्रोटॉन दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन और उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऊपर जो है ये बताता है मास को बताएगा। अगर हमें यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है तो 1 माइनस 1 कर देंगे 0, और नाभिक में क्या होता है? किसी भी नाभिक की बात करेंगे, परमाणु के नाभिक की, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है तो खाली बचा प्रोटॉन, और प्रोटॉन से ज्यादा भार किसका होता है? न्यूट्रॉन का। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन अच्छा लगता है सो प्लीज आप लाइक करें, बहुत बच्चे देखते हैं बट लाइक थोड़े कम होते हैं, सो प्लीज आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लास को तैयार करने में थोड़ी मेहनत लगती है, फिर आप लोग बोलते हैं कि मैम थ्योरी नहीं करवा रहे हो, थ्योरी में तो और भी ज़्यादा व्यूज़ कम आते हैं, तो फिर वही है ना कि आप मेहनत भी करो और उसका आउटपुट भी कुछ नहीं मिलता है ना, तो फिर मन नहीं करता है। इसी वजह से आप यहाँ पर रिस्पॉन्स अपना दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप अपना फीडबैक दें, क्योंकि आपको और कुछ नहीं देना है, आपको यहाँ पे कुछ पे नहीं करना है, जस्ट ये आपका जो कुछ फीडबैक, आपकी शेयरिंग, आपकी लाइक्स, बस यही चाहिए। अगर आप ये लोग करते रहते हैं और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और फिर हमारा मन करता है कि डेली अच्छे से क्लासेस हो, आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ। तो बस इतना ही करना है। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके कोई फ्रेंड हैं जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ये वीडियो सजेस्ट कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है निम्नलिखित में से कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन या तो त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोडियम, सोडियम पे चार्ज आता है पॉजिटिव, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। वैसे ही बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर आवेश आता है नेगेटिव का। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाए, क्योंकि ग्रहण करेगा तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की इन सब की बात करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता है ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी तो क्या होगा? H2SO4, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको ये ध्यान रखना है किस में होता है? टूथपेस्ट करोगे तो सब कुछ सड़ जाएगा ना, मुंह के अंदर का जो अड़ंगा है वो सब सड़ जाएगा। सिरका की बात करेंगे, सिरका आप लोग खाने वाने में इस्तेमाल करते हैं, अचार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है तो नहीं, सिरका में तो एसिटिक एसिड होता है। मक्खन की बात करें तो नहीं, मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा क्या बचा, तो आपके पास यहाँ पर बचता है बैटरीज। बैटरीज में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखो, इन्वर्टर वगैरह की जो बड़ी बड़ी बैटरीज आती है ना, बैटरीज कोई भी उसके अंदर क्या रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा।
नेक्स्ट, सफेद ठोस एक को गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देगी। अवशेष गर्म होने पर पीले रंग का होता है लेकिन ठंडा करने पर सफेद हो जाता है। तो आपको बताना है जो सॉलिड पदार्थ है ए, वो कौन सा है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा। आपको ये कह रहा है कि जो हमारे पास कोई भी पदार्थ है ए, हम जब उसको गर्म करते हैं ना तो उसमें से गैस निकलती है, ठीक है, और वो गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी कि मिल्की बना देती है। तो देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है जिंक कार्बोनेट की। तो जिंक कार्बोनेट जो है वो येलो कलर का होता है। आप जब इसको गर्म करते हैं तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर निकलती है CO2 गैस। क्लियर। अब क्या होगा, इसने बोला है कि वो जो गैस है ना वो चूने के पानी को यानी कि लाइम वाटर को दूधिया बना देती है, मतलब कि वाइट कलर का बना देती है। तो जब आप इसका लाइम वाटर की जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे CO2 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी मिलेगा और ये कैसा होता है, मिल्की होता है। तो ये सब किससे बना, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो CO2 गैस है वो किससे निकली, जिंक कार्बोनेट से, और ये वही ठोस पदार्थ यानी कि ए था। क्लियर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वो गुण जो ध्वनि तरंग में नहीं बल्कि प्रकाश तरंग में दिखाई देता है, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर व्यतिकरण। आपको ध्यान रखना है लाइट और जो साउंड वेव्स होती हैं ये कुछ हमारी तरंगे होती हैं, और ध्यान आपको ये रखना है कि प्रकाश जो है ये कैसी तरंग होता है, प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी, ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियर। उसके अलावा जब हम किसकी बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, तो ये है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर। अब आपको ये ध्यान रखना है प्रकाश जो है वो कुछ इस प्रकार से चलेगा और ये जो है ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं माध्यम के समानांतर होती हैं कौन सी, ध्वनि तरंगे। तो विवर्तन दोनों में होगा, अपवर्तन भी दोनों में होगा, व्यतिकरण भी होगा, परंतु जो पोलराइजेशन है यानी कि तरंगों को मर्ज करके एक ही जगह से एक वेव के रूप में दर्शाना, वो होता है सिर्फ प्रकाश तरंग में यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। इसी वजह से आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आपने देखा है ना जैसे कि आप लोग अगर धूप में जा रहे हैं तो आप लोग कुछ पोलराइज्ड गोगल्स प्रेफर करते हैं, मतलब ग्लास लेते हैं अपने, ताकि अगर आप धूप में या कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं तो प्रकाश वो आपकी आंखों में आता है तो आप देख नहीं पाते हैं। तो जैसे ही आप वो पोलराइज यानी कि ध्रुवीकृत अगर आप वो ग्लास अपने आंखों पे लगाते हैं तो क्या होगा, प्रकाश जो इतना फैला हुआ था वो एक सिंपल एक सीधी लाइन में, एक सीधी रेखा में आ जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड करना, यानी कि ध्रुवीकृत कर देता है वो ग्लास। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किस में होती है, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि प्रकाश में होती है, साउंड में नहीं होगी। तो यही आपसे पूछा था, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। उच्च पौधों के बीजों में पोषक उत्तक के रूप में जाना जाता है। उच्च पौधे यानी कि जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे से डेवलपिंग वाले जो पौधे होते हैं, जो काफ़ी बड़े पौधे होते हैं, उनके अंदर पोषक उत्तक क्या पाया जाता है, यानी कि जो पोषण देने का काम करे। न्यूक्लियस, हाइपोकॉटिल, भ्रूण या फिर एंडोस्पर्म। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है परंतु आपको ध्यान रखना है कि ना ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि मतलब कि आपसे पूछा गया है कि पौधों के बीज में ना कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो पर्टिकुलर पोषण देने का काम करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिएगा, ये ना एक आपके मक्के के दाने का, मक्का जो होता है उसका ही ये एक डायग्राम है। क्लियर। देखिएगा कोई भी बीज होता है ना उसके अंदर छोटा सा क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, जो काफ़ी बड़ा होकर क्या बनेगा, एक पूरा पेड़ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रायो होता है यानी कि भ्रूण होता है। अब इस भ्रूण को ये पलेगा बढ़ेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा, क्योंकि इसको पोषण चाहिएगा और पोषण देने का काम यहाँ पे कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। यही पूछा गया था कि पोषण उत्तक कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा यानी कि जो पोषण देने का काम करे, जो न्यूट्रिशन देने का काम करे, और इस भ्रूण को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म, क्योंकि ये ना उच्च पौधे की कैटेगरी में आता है, एक अच्छे प्लांट की कैटेगरी, अच्छे और विकसित प्लांट की कैटेगरी में आता है मक्का। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। मॉर्फिन नाम तो सुना ही होगा ना,
चलिए, तो ये क्या है, एक नशा। अफीम में अगर हम बात करें कि नशा किस चीज़ का होगा, मॉर्फिन का। और अगर किसी को कहीं पे चोट लगी है तो उसे अगर मॉर्फिन दे दिया जाए तो हा कुछ एहसास ही नहीं होगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मॉर्फिन है ये हम किससे प्राप्त करते हैं, ये जैसे अफीम का पौधा है तो अफीम का ये जो फूल है ना, ये जो फल है, फल के जो बाहरी कोटिंग जो है, इसी से ही इसको जब काटा जाता है तो इस प्रकार से अफीम ये निकलता है, मॉर्फिन निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, फलों का जो कोटिंग है बाहर की, उसी से ही मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पौधों का जो आर्थिक महत्व है वो उसी से ही ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, पानी में घुली गैस जो इसे क्षारीय बना देती है, अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि, चलिए, आपको ध्यान रखना है जो पानी होता है ना, नॉर्मल जो पानी होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर? कैसा होगा, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। और ये चीज़ आपको बहुत ध्यान अच्छे से रखना है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, जो अधातु होते हैं, उनके जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल। अगर इनका ये ऑक्साइड है तो ये कौन सी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये भी आपका एसिडिक नेचर का है। परंतु जो अमोनिया होती है NH3, ये क्या है, ये आपकी बेसिक नेचर की है। जैसे ही पानी के अंदर आप इसे मिलाएंगे तो पानी का जो फीचर है, पानी जो है वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पौधे के किस भाग का प्रयोग केसर के रूप में किया जाता है, सैफ्रॉन, बहुत 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 ज़्यादा महंगी, आप इसको बोल सकते हैं पीटल, पुंकेसर, वर्तिका या वर्तिकाग्र या फिर सेपल्स। तो ध्यान रखिएगा कि हम किससे प्राप्त करते हैं, ये केसर का फूल है। केसर में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, छोटी छोटी सी पतली पतली सी ये धागेनुमा संरचना, ये है आपका स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा जो फीमेल का पार्ट है, स्टिग्मा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो केसर है वो यही वाला पार्ट होता है, स्टाइले और स्टिग्मा होता है जो फीमेल का पार्ट है। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन का प्लांट के अंदर उसी के ये पार्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, अल्ना, यूमरस, फीमर, टीबिया। तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, हमारी जो थाई बोन है, जांग की हड्डी होती है, कौन सी, फीमर। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है। बात कर लेते हैं अल्ना यूमरस क्या है। ये वाली आपकी जो हड्डी है ना, यहाँ पर एक ही हड्डी होती है, इसका नाम है यूमरस। और आपके यहाँ पर दो हड्डियाँ होती हैं, एक का नाम है अल्ना और दूसरी का नाम है रेडियस। एक का नाम है अल्ना और दूसरे का नाम क्या है, रेडियस। ये है अल्ना और इसके पीछे वाली जो साथ वाली है वो है रेडियस। क्लियर? और टीबिया जो है ये आपकी होती है पैरों में, थाई के नीचे दो बोन होती है, एक होती है टीबिया और दूसरी होती है फिबुला। तो टीबिया जस्ट नीचे लोअर लेग का पार्ट है। क्लियर? निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो हमने ये बहुत बार पढ़ा है ना, मैंने आपको ये पूरा टॉपिक भी करवाया था कार्बोहाइड्रेट वाला। शुगर यानी कि आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है इसी का ही नॉर्मल हाइड्रेट, ठीक है, इसी का ही नाम क्या होता है, शुगर, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, शर्करा कहते हैं। तो आपने देखा होगा लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो सारे ही कार्बोहाइड्रेट हैं, परंतु सबसे मीठी कौन सी है, तो राइट आंसर आपका होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी भी है। और सबसे स्वीटेस्ट की बात करेंगे तो नेचुरल, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सबसे मीठी शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज है। फॉर्मूला C6H12O6। अरे ये तो देखा देखा सा लगता है, इसका भी यही है, C6H12O6। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा मोनोसेकेराइड है। तो आप बोलोगे कि मैम अगर दोनों के फॉर्मूला सेम है तो ऐसा क्यों, ग्लैक्टोज जो आता है उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। देखो इनके फॉर्मूला तो सेम है, परंतु इनकी जो संरचना है ना वो अलग अलग है, इनकी संरचना अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसी वजह से इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट देखो, ग्रेव जो रोग है निम्न के वजह से होता है, थायराइड की अति सक्रियता, थाइमस की हाइपो एक्टिविटी, थायराइड की हाइपो एक्टिविटी या थाइमस की अति सक्रियता।
हाइपर का मतलब है बहुत ज़्यादा सक्रिय होना और हाइपो का मतलब होता है कम सक्रिय होना। तो हमारे ना यहाँ पे गले में ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, और ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, इससे हार्मोन निकलते हैं थायरोक्सिन वगैरह। कई बार ये जो डिजीज़ है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कई बार आपकी जो थायराइड है ना पगला जाती है, कभी इसमें कुछ हड़कंप से मच जाते हैं जब इसको लगता है कि सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ, तो ये ना अपने अंदर से थायरोक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित करने लग जाती है। तो इसी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, इसे बोला जाता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, और उसी की वजह से ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। मतलब कि खाना बहुत जल्दी से पच जाना, डाइजेशन हो जाना, शरीर दुबला पतला सा हो जाना, मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह हो जाना, और आंखों की जो पुतलियाँ हैं ना वैसे बाहर बड़ी सी हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि बस बाहर आंखें ऐसे अंदर धंसी सी पुतलियाँ ऐसे बड़ी बड़ी से दिखाई देती है। इसे ही बोला जाता है ग्रेव डिजीज कहते हैं। और किसकी वजह से होता है, थायराइड जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, अति सक्रिय हो जाती है, इसी वजह से होता है। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज एक प्रकार के क्या है, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, टेट्रोज शुगर या फिर डायट शुगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि C6H12O6 तो कितने हैं, कार्बन 6 हैं, तो कैसी शुगर है, हेक्सोज शुगर है। बहुत सिंपल सा था। आपका बी नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। छोटे छोटे वीडियोस इसी वजह से हैं ताकि आप आसानी से देख पाएं, बड़े वीडियोस में आई थिंक आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग इसको शेयर करें तो आप चलते फिरते कहीं पर भी देख लोगे। बहुत सिंपल से आपके बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे फीडबैक जरूर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।